अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर फिज़िक्स टीचर मोहम्मद वकास अमीन। तो कैसे हैं आप लोग बेटा? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो टॉपिक है बेटा वो रेजोनेंस है, और रेजोनेंस जो है वो एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है, और जिसमें कुछ एमसीक्यूज भी होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी होंगे। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले बेटा, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें बाकी दोस्तों के साथ भी। तो मेरा रेजोनेंस क्या है कि जब डैम्प्ड ऑसिलेशन होती है, अगर डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या है, वो उस तरह वो ऑसिलेशन जो कि रेजिस्टिव फोर्सेस की प्रेजेंस में हो। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन में बॉडी प्रॉपरली ऑसिलेट नहीं कर पाती अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे। क्यों नहीं कर पाती? रेजिस्टिव फोर्सेस की वजह से। रेजिस्टिव फोर्सेस की वजह से एम्पलीट्यूड जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज होता रहता है, या ग्रेजुअली डिक्रीज होता रहता है। तो ये पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इन डैम्प्ड ऑसिलेशन, oscillating body cannot maintain its natural frequency for a long duration due to a resistive forces, and the amplitude of the oscillation decreases gradually with the time. अब प्रॉपर ऑसिलेशन करने के लिए, अगर हम चाहते हैं कि वो कंटिन्यूसली ऑसिलेट करती रहे बॉडी, तो हमें फिर एक सोर्स चाहिए। किसका सोर्स चाहिए? ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स का सोर्स चाहिए। तो ड्राइविंग फोर्स क्या है, ये मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है कि to maintain the oscillation with the constant amplitude we need a periodic external force. This force is called a driving force, और इस फोर्स की वजह से जो ऑसिलेशन होगी उसे आप कहेंगे फोर्स ऑसिलेशन। इसको हमने एक्सप्लेन किया था प्रीवियस लेक्चर में भी। द पीरियोडिक ऑसिलेशन ड्यू टू ड्राइविंग फोर्स इज कॉल्ड अ फोर्स ऑसिलेशन। अब इस ड्राइविंग फोर्स की कोई फ्रीक्वेंसी भी होगी, कोई स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी भी होगी, उस फ्रीक्वेंसी को कहेंगे ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। फ्रीक्वेंसी एसोसिएटेड विद द ड्राइविंग फोर्स इज कॉल्ड अ ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जांपल कार इंजन। इंजन जो है वो भी एज अ एक्सटर्नल फोर्स, एज अ ड्राइविंग फोर्स के तौर पे काम करता है। किस पे अप्लाई करता है? फोर्स कार पे, और कार को क्या करवाता है? मूव करवाता है। तो इन अ फोर्स ऑसिलेशन में एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा होगा। ये डिपेंड करता है ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी और जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है किसकी? बॉडी की, उसके रिलेशनशिप है। मींस अगर मैं कहूँ कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी इक्वल हो जाए ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी के, या ये एक सिचुएशन है कि जहाँ अगर अगर ऐसा हो कि जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और उस अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी उस बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाए। मीन जिस बॉडी पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, अब यूनिवर्स में जितनी भी बॉडीज हैं सबकी कोई ना कोई नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे बॉडी सबसे ज़्यादा एनर्जी absorb करती है। तो सपोज करें कि आप एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो एक बॉडी पे, तो अगर आपकी ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी उस बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाए, तो फिर क्या होगा? फिर वो जो बॉडी है वो सबसे ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी, और जब ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी तो इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और इस पॉइंट पे, इस कंडीशन पे जो फिनोमेना होगा, इस फिनोमेना को कहते हैं रेजोनेंस। मीन रेजोनेंस जब होगी तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी और ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी इक्वल हो जाएंगे, एम्पलीट्यूड इंक्रीज होता चला जाएगा, और इस पॉइंट पे बॉडी जो है ना वो सबसे ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी। इसको कहते हैं बेटा रेजोनेंस। हाउ कैन यू डिफाइन द रेजोनेंस? तो ये डेफिनेशन है: द फिनोमेना in which amplitude of a vibrating body increases when the frequency of an driving force is equal to the net natural frequency, ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटिंग बॉडी, या ऑसिलेटर भी कह सकते हैं। ये कंप्लीट करने जी, यहाँ पे नेचुरल फ्रीक्वेंसी है ये। इट इज़ अ नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो बेटा आगे चलते हैं। रेजोनेंस जो है एक तो तब अकर होगी, तब प्रेजेंट होगी जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी और अप्लाइड फ्रीक्वेंसी या ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी इक्वल हो, या फिर ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी हो। फॉर एग्जांपल के एक बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है 2 हर्ट्ज, तो आप फोर्स अप्लाई या तो 2 करेंगे या 4 करेंगे,
या 6 करेंगे या 8 करेंगे। अब ये 4 6 8 क्या है, ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी का इंटीग्रल मल्टीपल है, यानी मल्टीपल ऑफ 2 है। यानी 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, ये जो 2 है इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा 4 आ जाएगा, 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 आ जाएगा, 4 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 आ जाएगा। तो अगर अप्लाइड फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी का इंटीग्रल मल्टीपल हो तब भी वहाँ पे रेजोनेंस हो सकती है, इवन के होगी। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसको मज़ीद ज़रा डेमोस्ट्रेट करते हैं ज़रा एक एग्जांपल से, कि ये आपको एक पिक्चर नज़र आ रही होगी जहाँ पे पेंडुलम कनेक्टेड है। और कौन कौन से जी पेंडुलम कनेक्टेड हैं, ए एंड बी। अगर आप ए और बी पेंडुलम को ऑब्जर्व करेंगे तो इनकी लेंथ सेम है, L1 L1, ठीक है। और सी और डी, ये जो पेंडुलम है इनकी लेंथ भी सेम है L2। अब आपने एक और पेंडुलम लिया जिसको आपने पी के साथ रिप्रेजेंट किया, पी जो पेंडुलम है। अब इसकी जो लेंथ है ना वो चेंज हो सकती है, इसकी लेंथ आप L1 भी कर सकते हैं, इसकी लेंथ आप L2 भी कर सकते हैं, और भी वेरिएबल लेंथ है इसकी। अब मुझे रेजोनेंस का फिनोमेना ज़रा ऑब्जर्व करना है बाय यूजिंग दिस ऑपरेटर्स। मैं क्या करूँगा, मैं पी पेंडुलम को ऑसिलेट करवाऊंगा। अब ये जो पी पेंडुलम है ये, बल्कि जितने भी पेंडुलम है वो सब एक ही रोड के साथ कनेक्टेड है। जब पी पेंडुलम ऑसिलेट होगा तो डेफिनेटली ये फोर्स अप्लाई करेगा रोड पे, और रोड जो है वो तमाम पेंडुलम पे फोर्स अप्लाई करेगी, तमाम पेंडुलम ऑसिलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब होगा क्या, अब देखें, हमें पता है बेटा फ्रीक्वेंसी जो है वो किस पे डिपेंड करती है, लेंथ पे डिपेंड करती है ना। फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला है, अगर आपको याद हो, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला हमने पढ़ा था 1/2 पाई G/L। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है, वो लेंथ पे डिपेंड कर रही है, स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर लेंथ सेम है तो उनकी फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो आप यहाँ पे इसी एग्जांपल में ऑब्जर्व करें कि पी की जो लेंथ है और ए एंड बी की जो लेंथ है वो तो सेम है। तो इसका मतलब है पी की जो फ्रीक्वेंसी है और ए बी की फ्रीक्वेंसी है वो मैच हो गई। इसका मतलब है इस रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस होगा पी ए एंड बी के दरमियान में। अब होगा क्या कि ए और बी जो है ना वो उनका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता चला जाएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। आप मूव करवा रहे हैं पी को, पी से ड्राइविंग फोर्स एक्ट हो रही है बाकी पेंडुलम पे, लेकिन ए एंड बी जो है क्योंकि उनकी लेंथ सेम है, उनकी फ्रीक्वेंसी मैच करेगी पी के साथ, तो इस वजह से इनका जो एम्पलीट्यूड है वो ग्रेजुअली क्या होता चला जाएगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। जबकि सी और डी वो इतने एम्पलीट्यूड के साथ मूव नहीं करेंगे। हो सकता है कि वो रेस्ट पे हो या लाइटली जो है ना बहुत लो एम्पलीट्यूड पे वाइब्रेट करे, लेकिन लार्ज एम्पलीट्यूड पे कौन करेगा, ए एंड बी। अच्छा, अगर इसी तरह इसी एग्जांपल को कंसिडर करते हुए अगर मैं पी पेंडुलम की जो लेंथ है वो L1 नहीं रखता बल्कि मैं L2 रख देता हूँ, ठीक है, चेंज चेंज कर सकते हैं ना पी की लेंथ। तो अगर मैं L2 के इक्वल ले आता हूँ तो फिर ये रेजोनेंट हो गया, और रेजोनेंस का जो फिनोमेना होगा वो पी सी एंड डी के दरमियान में होगा। अब अगर मैं पी को ऑसिलेट करवाऊंगा ना, तो जो सी वाला पेंडुलम है और डी वाला जो पेंडुलम है ये हाई एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट होंगे, जबकि ए एंड बी जो है ना, अब वो रेजोनेंस का फिनोमेना इन बोल्स पे नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अब इनकी लेंथ जो है ना वो पी से मैच नहीं करेगी, क्योंकि पी की लेंथ आपने किसके साथ मैच करवाई है, सी और डी के साथ। तो आई होप कि ये एग्जांपल समझ आ गई है। तो यही बातें मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दी हैं। केस नंबर 1 है, केस नंबर 1 में मेक द लेंथ ऑफ अ पी इक्वल टू ए एंड बी। तो पी की भी लेंथ L1 है, ए एंड बी की भी लेंथ L1 है। एज वी नो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला, और frequency depends on the length of the pendulum. If pendulum P is set into a vibration, this vibration reaches the other pendulum through rods, क्योंकि तमाम पेंडुलम रोड के साथ कनेक्टेड है। पेंडुलम A and B start to oscillate as they receive driving force from the rods. Their amplitude increases gradually because of resonance. रीजन नीचे मेंशन की हुई है कि पेंडुलम P हैव द सेम लेंथ एंड फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड मैच, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या करेगी, मैच कर देगी क्योंकि लेंथ सेम है। एट द सेम टाइम पेंडुलम सी एंड डी वोज नेचुरल फ्रीक्वेंसी आर डिफरेंट फ्रॉम नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पी, क्योंकि इनकी लेंथ डिफरेंट है।
तो दे कंटिन्यू टू रिमेन एट अ रेस्ट, रेस्ट में रहेंगे, या फिर अगर मूव करेंगे भी तो बहुत ही लो एम्पलीट्यूड के साथ करेंगे। और केस नंबर टू क्या है कि अगर हम पी की जो लेंथ है वो किसके इक्वल कर दें, सी एंड डी के इक्वल कर दें लेंथ, तो फिर सी एंड डी जो है वो स्टार्ट टू ऑसिलेट एंड देयर एम्पलीट्यूड इंक्रीज ग्रेजुअली, जबकि जो ए एंड बी वाले जो पेंडुलम है वो फिर रेस्ट पे रहेंगे। अब बेटा रेजोनेंस का फिनोमेना जो है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मीन्स के पास में एक इंसिडेंट हुआ, किसी आउट ऑफ कंट्री में, यूरोप की किसी कंट्री में अर्थक्वेक आया। अब अर्थक्वेक एक ड्राइविंग फोर्स है और उसकी भी कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी है। जब अर्थक्वेक आया तो ऑब्जर्व किया गया कि जो एक स्पेसिफिक साइज की जो बिल्डिंग है वो उस अर्थक्वेक से इफेक्ट हुई है, लेकिन जो बिगर बिल्डिंग्स थी, जो बड़े साइज की बिल्डिंग थी, वो नहीं तबाह हुई, वो नहीं टूटी, उन पे किसी किस्म का इफेक्ट नहीं आया अर्थक्वेक की वजह से। तो साइंटिस्ट जो है, जो बिल्डर्स थे, वो ज़रा सोच में पड़े कि ऐसा क्यों हुआ। होना तो ये चाहिए था कि जो बड़ी बिल्डिंग थी उनको भी टूटना चाहिए था, जबकि वो एक स्पेसिफिक साइज की जो बिल्डिंग थी वो टूटी। तो बाद में पता ये चला कि इन बिल्डिंग की भी एक नेचुरल फ्रिक्वेंसी होती है। तो जो अर्थक्वेक आया था उसकी फ्रिक्वेंसी जिन बिल्डिंग की नेचुरल फ्रिक्वेंसी के साथ मैच की, तो फिर उन बिल्डिंग्स ने ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब की, वो ज़्यादा वाइब्रेट हुए। जब ज़्यादा वाइब्रेट हुए तो वो कोलैप्स कर गई बिल्डिंग्स, जबकि जिनके जिनकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी अर्थक्वेक की फ्रिक्वेंसी से मैच नहीं की तो वो बच गई। अब ये भी पास में एक इंसिडेंट हुआ था, ये जो ब्रिज है ये कोलैप्स कर गया था। तो ये कहाँ पे हुआ था जी, 1940 में। कहाँ पे हुआ था, 1940 में। ये ज़रा देखिए, न्यूली कंस्ट्रक्टेड टेकोमा नैरो ब्रिज, वाशिंगटन में था ये। अब हुआ क्या कि हवा हवा चलना स्टार्ट हुई। अब वो जो एयर थी वो एक्ट करेगी एज अ ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी, उसकी कोई फ्रीक्वेंसी थी ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी, वो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी इस ब्रिज की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर गई। जिससे हुआ क्या, ब्रिज ऑसिलेट करना स्टार्ट कर दिया और हाई एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट किया। क्योंकि ये रेजोनेंस हुई, रेजोनेंस पे ये ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, तो ब्रिज जो है वो कोलैप्स कर गया। अब इसी कॉन्सेप्ट को मद्देनज़र रखते हुए जब भी कंस्ट्रक्ट किया जाता है ना एरोप्लेन को, हेलीकॉप्टर्स को, तो ये रेजोनेंस के फिनोमेना को माइंड में रखा जाता है। मीन्स के जब एरोप्लेन फ्लाई करता है या उसका इंजन जब स्टार्ट करेंगे तो वाइब्रेशन क्रिएट होती है ना इंजन की वजह से, तो उस वाइब्रेशन की एक फ्रीक्वेंसी होगी। अब वो अगर फ्रीक्वेंसी एरोप्लेन की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाए तो फिर एक प्रॉब्लम हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। वो एरोप्लेन एयर में जाए तो हो सकता है कि वो कोलैप्स कर जाए। इसी तरह हेलीकॉप्टर के जो विंग्स हैं, जब वो विंग्स रोटेट होंगे तो फिर एक वाइब्रेशन क्रिएट होती है, उस वाइब्रेशन की भी एक फ्रीक्वेंसी है। अगर वो फ्रीक्वेंसी हेलीकॉप्टर की नेचुरल फ्रिक्वेंसी के साथ मैच कर जाए तो फिर हेलीकॉप्टर के लिए भी जो है ना वो बड़ा खतरा साबित हो सकती है वो ये चीज़। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में 2005 में, 2005 में आज़ाद कश्मीर में अर्थक्वेक आया था, वो उसको उसके बारे में मेंशन किया हुआ है। और क्यों बिल्डिंग्स वगैरह सारी तबाह हो गई थी, ऑसिलेट हुई थी, क्योंकि उन बिल्डिंग की नेचुरल फ्रिक्वेंसी अर्थक्वेक की फ्रिक्वेंसी के साथ मैच कर गई थी। फिर इसके अलावा माइट भी, आप अगर यूट्यूब पे जाएं तो काफ़ी आपको वीडियोस मिल जाएंगी कि एक फुटबॉल का मैच हो रहा है और एक ग्रुप ऑफ पीपल जो है ना वो अपनी टीम को चेयर अप कर रहे हैं। अब वो ग्रुप ऑफ पीपल एक साथ जंप करते हैं और एक साथ ही वो नीचे आते हैं ग्राउंड को, उनके जो फीट हैं वो हिट करते हैं। तो आफ्टर सम टाइम वो जो जहाँ पे वो खड़े होते हैं जो स्टेज पे, तो स्टेज जो है वो टूट जाता है। तो इस तरह की वीडियो आपको यूट्यूब पे नज़र आ जाएगी। एक ये भी है ब्राउटन सस्पेंशन ब्रिज। इसमें क्या हुआ था कि आर्मी जब फौज परेड करती है तो या मार्च में होती है तो आपने ऑब्जर्व किया हो कि उनके जो फीट हैं वो एक साथ ऊपर जाते हैं और एक साथ ही ग्राउंड को हिट करते हैं। यानी अ ग्रुप ऑफ अ सोल्जर मार्च अक्रॉस द ब्रिज इन द स्टेप। अब जब उनके फीट जब वो ब्रिज में से गुजरते हैं ना, ब्रिज से गुजरते हैं, तो उनके फीट जब ग्राउंड को हिट करेंगे या ब्रिज को हिट करेंगे तो एक वो एक्ट करेंगे एज अ ड्राइविंग फोर्स के तौर पे। उनकी एक फ्रीक्वेंसी होगी, अगर उनकी फीट की फ्रीक्वेंसी यानी फुट स्टेप्स की फ्रीक्वेंसी ब्रिज की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाए तो ब्रिज जो है वो कोलैप्स हो जाता है। और ऐसा ही यहाँ पे हुआ 1831 के अंदर। देयर सिंक्रोनाइज फुट स्टेप्स मैच अ नेचुरल वाइब्रेशन ऑफ अ ब्रिज, द ब्रिज बिगेन टू ऑसिलेट स्ट्रांगली एंड इवेंचुअली collapsed. Several soldiers are injured.
तो फिज़िक्स अगर नहीं पता होंगी तो बेटा आपके लिए ख़तरा है। तो वो फिज़िक्स के कॉन्सेप्ट जो है ना वो आपको अंडरस्टैंड करने ही पड़ेंगे, लाजमी करने पड़ेंगे। अब आते हैं बेटा यूज़फुल एग्जांपल्स पे। सबसे जो अच्छी एग्जांपल है ना वो माइक्रोवेव ओवन है। और अब यहाँ पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि हम खाना गर्म करने के लिए माइक्रोवेव ओवन को यूज़ करते हैं, और माइक्रोवेव ओवन में कौन सी वाली वेव यूज़ होती है? माइक्रोवेव्स यूज़ होती हैं। ठीक है। अब जब भी किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप हीट अप करें, जो हीट वेव्स होती है ना, हीट वेव्स, उनको आप कहते हैं इंफ्रारेड वेव्स। अब ज़रा माइक्रोवेव्स और इंफ्रारेड, ये जो सीरीज होती है ना रेडिएशंस की, इनमें माइक्रोवेव पहले आती है, इंफ्रारेड बाद में आती है, विच मीन के इंफ्रारेड रेडिएशंस की जो एनर्जी है वो माइक्रोवेव की एनर्जी से ज़्यादा है। और सबसे बड़ा जो सोर्स है इंफ्रारेड रेडिएशंस का वो सन है। तो क्वेश्चन ये है कि फिर अगर तो इंफ्रारेड रेडिएशंस की एनर्जी ज़्यादा है माइक्रोवेव से, तो होना तो ये चाहिए कि अगर आप खाने को धूप, सनलाइट में रखते हैं तो वहाँ पे खाना जल्दी गर्म हो जाना चाहिए। लेकिन धूप में अगर आप रखेंगे तो खाना इतनी जल्दी गर्म नहीं होता। खाना कहाँ पे गर्म होता है? माइक्रोवेव ओवन में जल्दी गर्म होता है। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है बेटा, क्योंकि माइक्रोवेव ओवन के अंदर जो फ्रिक्वेंसी जनरेट होती है वो होती है 3 गीगाहर्ट्ज से लेके 30 गीगाहर्ट्ज। अब ये फ्रिक्वेंसी मैच करती है वाटर मॉलिक्यूल के साथ। और आपको पता है कि जो भी खाना आप गर्म करेंगे, फूड जो भी होगा फूड, उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स तो होते ही हैं। तो बेसिकली जब ये माइक्रोवेव के अंदर आप खाना रखते हैं, फूड रखते हैं, तो उसमें मौजूद जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो इस फ्रीक्वेंसी पे क्या होंगे? रेजोनेंट हो जाएंगे। मींस उनकी जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी है वो इस अप्लाइड फ्रिक्वेंसी के साथ मैच करेगी, रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस होगा। तो फिर वो मॉलिक्यूल, जो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो हाई एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करेंगे। और इससे प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा है कि वाइब्रेशन टेम्परेचर क्या होता है? वो वाइब्रेशंस ही तो होती हैं, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। तो अगर एक मॉलिक्यूल हाई एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करेगा, मींस हाई वाइब्रेशन शो करेगा, तो इसका मतलब है उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो ऐसे टेम्परेचर जो है ना वो राइज होता है, ज़्यादा हो जाता है, खाने का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। तो आई होप कि एग्जांपल आपको अच्छे समझ आ गई है। तो यहाँ पे ये पॉइंट मैंने मेंशन भी किया। द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी मैच विद द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल, वहाँ पे होगी रेजोनेंस, और रेजोनेंस जहाँ पे होगा वहाँ पे फिर खाना गर्म हो जाएगा आपका। बेटा सेकेंड एग्जाम्पल है रेडियो ट्यूनिंग या टेलीविज़न ट्यूनिंग। टेलीविज़न में या रेडियो में अगर आप चैनल चेंज करते हैं तो बेसिकली आप चैनल चेंज नहीं कर रहे होते, आप क्या चेंज कर रहे होते हैं? नेचुरल फ्रिक्वेंसी चेंज कर रहे होते हैं ऑफ अ इलेक्ट्रिकल सर्किट। अब हर चैनल की कोई ना कोई स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी होती है। हर चैनल की कोई ना कोई स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी होती है। आपने जो चैनल देखना है, आप रेडियो से वो बटन प्रेस करते हैं, रेडियो में से वो चैनल की फ्रिक्वेंसी एमिट होगी। और स्पेस में मौजूद, जैसे ही उसकी फ्रिक्वेंसी रेडियो से निकलने वाली फ्रिक्वेंसी के साथ मैच करेगी, रेजोनेंस होगा, फिर वो जो रेडियो है वो ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और चैनल कैप्चर हो जाएगा, और रेडियो पे वही चैनल आना स्टार्ट हो जाएगा जो आप सुनना चाहते हैं। तो व्हेन टू फ्रिक्वेंसी मैच विद ईच अदर, कौन सी फ्रिक्वेंसी? एक वो फ्रिक्वेंसी है जो रेडियो से निकल रही है, और आपने वो चेंज किया फ्रिक्वेंसी। आपने जैसे बटन प्रेस किया, आपने चैनल चेंज किया, तो बेसिकली आपने चैनल चेंज नहीं किया, आपने इलेक्ट्रिकल सर्किट की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो चेंज की है। तो उस स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के सिग्नल निकलना स्टार्ट हो जाएंगे रेडियो में से। फिर स्पेस में उस चैनल की फ्रीक्वेंसी और आपके रेडियो की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो मैच कर जाएगी और चैनल आ जाएगा। रेजोनेंस अकर एंड एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द स्टेशन इज अ मैक्सिमम। दिस इज द ओनली स्टेशन वी हियर। और बेटा ये जो आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं ये भी, और एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, ये भी रेजोनेंस की बेस पे ही होता है। आप जो नंबर डायल कर रहे होते हैं वो एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। फिर इसके अलावा बेटा ब्रिज वाइब्रेशन मैंने आपको ऊपर बता दिया कि सोल्जर्स को एडवाइस किया जाता है जब भी वो ब्रिज को क्रॉस करें तो वो अपने स्टेप्स को वो ब्रेक कर देते हैं, मतलब वो मार्च की तरह एक सिमेट्रिकल वे के साथ मूव नहीं करते। तो ए फ्रिक्वेंसी ऑफ देयर फुट स्टेप्स इज इक्वल टू द नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ द ब्रिज, तो फिर ब्रिज क्या करेगा बेटा? कोलैप्स कर जाएगा। अच्छा, फोर्थ एग्जांपल है बेटा एरोप्लेन विंग्स। जब इनके विंग्स को डिज़ाइन किया जाता है तो एरोडायनेमिक फोर्स, टर्बुलेंस एंड इंजन वाइब्रेशन,
ये वो फोर्सेस हैं जो एरोप्लेन विंग्स पे एक्ट हो सकती हैं। एरोडायनामिक फोर्सेस वो फोर्सेस हैं जो एयर की फोर्स होती हैं, हवा, क्योंकि हवा में ही तो होता है ना एरोप्लेन। तो हवा जब चलेगी तो जब विंग्स डिज़ाइन किए जाते हैं तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखा होता है कि कितनी, कि कहीं ऐसा ना हो कि विंग्स की नेचुरल फ्रीक्वेंसी एरोडायनेमिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाए और वाइब्रेशन जिससे ज़्यादा हो। और जब वाइब्रेशन ज़्यादा होगी तो एरोप्लेन के लिए ख़तरा होगा, अंदर बैठे पैसेंजर्स के लिए ख़तरा होगा। सेकंड के इंजन वाइब्रेशन को भी कंसिडर किया जाता है कि जब इंजन स्टार्ट होगा तो इंजन से भी वाइब्रेशन क्रिएट होती है। तो कहीं ऐसा ना हो कि इंजन वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो विंग्स की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाए। अगर ऐसा होगा तो भी मसला है। तो इस चीज़ को भी, इसके टेस्ट होते हैं, फिर टेस्ट किए जाते हैं कि कहीं ये कोलैप्स तो नहीं कर जाए, उसके बाद इसको जो है ना वो कंस्ट्रक्ट किया जाता है। ये आपकी साइड इन्फॉर्मेशन है बेटा। इनमें बताया गया है कि जो पियानो, वायलिन, गिटार, जो स्ट्रिंग वाले जितने भी इंस्ट्रूमेंट है वो कैसे वर्क करते हैं, वो भी रेजोनेंस की बेस पे ही वर्क करते हैं। जब आप स्ट्रिंग को हिट करेंगे, जना थोड़ा सा ऑसिलेट करवाएंगे तो इससे प्रोड्यूस होती है वाइब्रेशन। वो वाइब्रेशन होलो बॉक्स में एंटर होती है। आपने देखा गिटार के जो स्ट्रिंग होते हैं, वो जो गिटार होता है वो अंदर से होलो होता है, खाली होता है। तो वो होलो बॉक्स अंदर क्या प्रोड्यूस करता है, स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस करता है। स्टेशनरी वेव्स आपस में मिक्सअप होंगी और रेजोनेंस का फिनोमेना होता है। रेजोनेंस का फिनोमेना होगा तो वो एक लार्ज साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिटेल के साथ देखेंगे। फिर इसके अलावा मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एमआरआई। Magnetic resonance imaging is an improved medical diagnostic technique in which a strong radio frequency radiation, पहले मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाएगा, उसके बाद रेडियो फ्रीक्वेंसी, रेडियो वेव्स एंटर की जाएंगी। अब जो रेडियो वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो बॉडी में मौजूद हाइड्रोजन न्यूक्लाई की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करती है। तो आपके जो हाइड्रोजन, आपकी बॉडी में जो हाइड्रोजन के जो न्यूक्लाई होंगे वो ऑसिलेट करेंगे। और उन्हीं को यूज़ करते हुए, ये देखें ये मेंशन किया हुआ है कि यूज टू कॉज अ न्यूक्लाई टू ऑसिलेट। कौन से न्यूक्लाई है, हाइड्रोजन न्यूक्लाई। एनर्जी इज absorbed बाय द न्यूक्लाई, द पैटर्न ऑफ द एनर्जी absorbed कैन बी यूज टू प्रोड्यूस अ कंप्यूटर इनहेंस्ड फोटोग्राफ। फिर इसके अलावा जो झूला है, स्विंग की एग्जांपल ले सकते हैं। स्विंग में भी अगर आप एक सुइटेबल पीरियोडिक फोर्स अप्लाई करते जाएं और आपकी अप्लाइड फ्रीक्वेंसी और स्विंग की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच हो जाए तो वहाँ पे फिर और रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस होगा तो फिर झूला जो है या स्विंग जो है वो हाई एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट बेटा, इसी से रिलेटेड कुछ बातें हैं, शार्पनेस ऑफ अ रेजोनेंस। शार्पनेस ऑफ अ रेजोनेंस क्या है बेटा? ये जो शार्पनेस एंड एम्पलीट्यूड है ये डिपेंड करती है डैम्पिंग पे। ये ज़रा ग्राफ में आप देखेंगे, वाई एक्सिस पे हमने एम्पलीट्यूड लिया हुआ है और एक्स एक्सिस पे ये फ्रीक्वेंसी ली हुई है, ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी। अब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे एम्पलीट्यूड जो है ना वो हाई होगा, ये देखिए ये हाई एम्पलीट्यूड आपको मिल रहा है। लेकिन अगर लाइट डैम्पिंग होगी, लाइट डैम्पिंग पे एम्पलीट्यूड भी ज़्यादा होगा और शार्पनेस भी ज़्यादा होगी। शार्पनेस का क्या मतलब है कि ग्राफ कितना पीक पे होगा और कितनी ज़्यादा इसकी स्लोप होगी, ठीक है, कितना ज़्यादा ये नोकदार होगा। तो लाइट डैम्पिंग पे शार्पनेस भी ज़्यादा होगी, एम्पलीट्यूड भी ज़्यादा होगा। लेकिन अगर आप हैवी डैम्पिंग करते हैं तो हैवी डैम्पिंग पे एम्पलीट्यूड भी कम हो गया, ये वाला ग्राफ देखें ज़रा, एम्पलीट्यूड भी कम हो गया और जो शार्पनेस थी ग्राफ की वो भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये सारी बातें मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है। हैवी डैम्पिंग है, एम्पलीट्यूड क्या होगा, हैवी डैम्पिंग में लो हो जाएगा और शार्पनेस भी लो हो जाएगी, जबकि लाइट डैम्पिंग में एम्पलीट्यूड क्या होगा, ज़्यादा और शार्पनेस भी ज़्यादा। ये बातें आपसे एमसीक्यू में पूछी जा सकती हैं। अब इसकी एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन है, अगर आप तीन तरह के पेंडुलम लेते हैं। फर्स्ट पेंडुलम आपने लिया पिथ बॉल। पिथ बॉल क्या होता है, ये बहुत ही लाइट बॉल होती है, हल्की बॉल होती है, स्पॉन्जी टाइप। और एक सेकंड पेंडुलम लिया है लेड का। लेड जो पेंडुलम होगा ये काफ़ी हैवी होगा और इसको कनेक्ट कर दिया आपने एक रोड के साथ, और साथ आपने एक थर्ड बॉल भी लिया, थर्ड पेंडुलम भी लिया। अब अगर थर्ड पेंडुलम को ऑसिलेट करवाएं तो इस ऑसिलेशन की वजह से ये दोनों पेंडुलम क्या करना स्टार्ट कर देंगे, ऑसिलेट करेंगे। तीनों की लेंथ एक जैसी रखी है, लेकिन आप ऑब्जर्व करेंगे, शायद आपको ऐसा लग रहा हो कि लेंथ सेम है तो दोनों, तीनों पेंडुलम जो है ना, यानी लेड बॉल और पिथ बॉल दोनों हायर एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन ऐसा होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? कि क्योंकि पिथ बॉल, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइट बॉल है तो ये इसको, इसमें डैम्पिंग बहुत ज़्यादा होगी, एयर रेजिस्टेंस
बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करेगा ये, जबकि लेड बहुत ज़्यादा हैवी है। इस पे जो एयर रेजिस्टेंस की फोर्स है वो इतनी ज़्यादा एक्ट करेगी नहीं। तो लेड बॉल में डैम्पिंग क्या होगी, लो होगी। और पिच बॉल में डैम्पिंग जो है ना वो हाई होगी। हाई डैम्पिंग होने की वजह से पिच बॉल जो है वो लो एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट करेगा। तो देखें, लेट बॉल मूव विद द ग्रेटर एम्पलीट्यूड बिकॉज लेस डैम्पिंग, एंड पिच बॉल एक्सपीरियंस है लार्ज डैम्पिंग। लार्ज डैम्पिंग की वजह से ये लो एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करेगा। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें। आपसे मुलाकात होगी अब नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।